A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Need चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर सेकंड ऑफ बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले देखिए, लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने जो देखा था वहां पर क्या देखा था, इंट्रोडक्शन को देखा था और उसमें हमने ये जाना था कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो अदर एलिमेंट्स है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा अलग भी हो सकता है और थोड़ा तुम्हारे पास सेम भी मिल सकता है। पर आपने देखा था ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और अर्थ क्रस्ट के अंदर द अमाउंट ऑफ एलिमेंट या सब्सटेंस, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, जितने भी होते हैं उन सब का हमको वेरिएबल ही मिलता है। वो आपने देख लिया था, पूरी आपको टेबल बता दी थी जो एनसीईआरटी में गिवन है। फिर आपने ये देखा था कि अगर हम टिश्यू को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तो किस तरह से करना है। फिर दूसरा हमने देखा था कि डिस्ट्रक्टिव मेथड, और उसमें क्या करा था, लिविंग टिश्यू को लिया था, पहले उसको ड्राई किया था, ड्राई करने के बाद बर्न किया था, फिर बाद में आपको एश में क्या मिलता है ये सबको देखा था। तो चलो आज की क्लास में, और लास्ट टॉपिक जो था कल की क्लास में वो था एमिनो एसिड। मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आप सभी को जो मैं आपको जितना बता रहा हूं आपको उतना ही करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या है, बस एक काम ये करना है, क्योंकि देखो नीट का अगर हम पेपर का पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में क्या है, ओनली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहे वहां पर। बट हमें क्या है, उसके ऊपर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन से क्या होती है, क्लियरिटी पता चलती है कि हमें क्या आता है। अगर किस टाइप में, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट पूछ लिया तो हमें किस तरह से करना है, असर्शन रीजन आ गया तो किस तरह करना है, मैच दी कॉलम में किस तरह करना है, और ये सारे पेपर में आते हैं, ये सारे सारे टाइप क्वेश्चन के। तो आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में, और आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ में क्या है, इनके नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स को नहीं बना रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, इसको आप मुझे वीडियो को स्टार्ट करें और फिर देखते रहें, नॉर्मली क्या है एक फिल्म की तरह देख के बंद कर दें। आपका फायदा तभी है जब आप क्या करोगे, नोटबुक लेकर बैठोगे, साथ में पेन होगा और जितनी भी मेन चीजें आप उनको नोट डाउन करोगे। एनसीईआरटी आपको साथ में रखनी है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम। अब जो पॉइंट एक्स्ट्रा का मिले वो भी कर लो, और आपको कैसे करना है वो सब चीजों को देखना है। तो चलो इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पहला टॉपिक का नाम है द रिच कॉल्ड लिपिड, दूसरा होगा न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जो आएगा आपका टॉपिक वो होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये होगा। फिर सर ये भी पढ़ाओगे? बिल्कुल, मैं इसको इसमें नोट नहीं करा, कोई बात नहीं, आप इसे देखना है। क्या सारे आए हुए हैं, जितने भी टॉपिक है आपके ये सारे पूछे गए हैं। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचना सर ये इंपॉर्टेंट है ना है, ये तुम कोई बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। और नीट में हमारा एक लाइन तो बहुत दूर की बात है, आपके एक वर्ड क्लियर होना चाहिए अगर आपको फुल स्कोर करना है तो। देखिए पहला है हमारे पास में टॉपिक का नाम लिपिड। लिपिड क्या होता है, तो चलिए लिपिड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लिपिड होता है हमारी एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, लिपिड जो होता है पहली चीज ये होता है, इट इज वाटर इनसोल्यूबल। तो वाटर में कैसा होता है ये बताइए, इनसोल्यूबल है, पानी में घुलता नहीं है। एंड सोल्यूबल इन, तो सर किस में सोल्यूबल है, तो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होता है। तो चलो सर ये हम कर लेंगे। एनसीईआरटी की लाइन आप जब पढ़ोगे, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, ये किताब ने दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूबल किस में होंगे, ऑर्गेनिक में होंगे। अगली चीज जो लिपिड होते हैं, लिपिड क्या होता है आपके पास में, ये एक तरह से क्या है, अगर आप इनको पढ़ो डिटेल में क्या होता है, तो लिपिड का नाम हम वैसे बहुत तरह से जानते हैं। एक बार सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर आपको मैं लिखवा तो दूंगा ही बोर्ड पे। लिपिड होता है, आपने फैट का नाम सुना होगा, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ये भी होता है। फिर आपने नाम सुना होगा ऑयल का, वो भी लिपिड में आता है। फिर आपने नाम सुना होगा कुछ फैटी एसिड का, वो भी इसी के पार्ट है। और सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड आता है, वो भी इसी के पार्ट में है। और सेल मेम्ब्रेन आपका सेल वाले चैप्टर में था, वहां फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, वो वहां पर भी था और यहाँ पर भी दे दिया उसकी डिटेलिंग। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कह रहा हूं मैं, लिपिड जो होता है वह यहाँ पर क्या है, वाटर इनसोल्यूबल, और सोल्यूबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लिपिड कंसिस्ट ऑफ, मेनली ये किसका बना होता है, यहाँ पर क्या है अगर आप इसको देखो तो मेनली क्या है, एक नाम आप कहते हो फैटी एसिड और एक नाम आप कहते हो ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल होता है इसमें और फैटी एसिड होता है। क्या ये नाम दे रखे हैं, इस वाले पैराग्राफ में सब दे रखे हैं। अब पर हमें क्या करना है, हमें तो समझते हो चलना हर एक चीज को, फिर करना है। तो क्या क्या है यहाँ पर देखो, फैटी एसिड का बना होता है ग्लिसरॉल है। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज फैटी एसिड,
सबसे पहले तो आएगा भाई जिसका बन रहा है वो ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल का बना है। पहले ये तो बताओ फैटी एसिड क्या है। तो फैटी एसिड क्या चीज होती है वो देखिए, दीज आर, क्या होती है, दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी लॉन्ग चेन होती है बताइए, हाइड्रोकार्बन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती, याद रखना। आप कहेंगे सर हम तो बायोलॉजी पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा काम आती है। आप बी फार्मा करना, आप बीएमएस करना, आप एमबीबीएस करना, आप कोई भी मेडिकल फील्ड को चूज कर लेना, आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट तो आएगा ही आएगा काम में। कहेंगे सर हम बी फार्मा करेंगे, बी फार्मा तो टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई। सर हम नहीं, हम एमबीबीएस में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मिलेगा बायोकेमिस्ट्री नाम का, आप उससे बच्चे दिखाइए। तो नहीं है तो आपको जाननी पड़ेगी ही, और बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए क्या होती है बताइए, लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग, और इसमें कौन सा ग्रुप होता है याद रखना, हैविंग COOH ग्रुप, ये ग्रुप याद रखना है। तो फैटी एसिड में क्या है, कार्बन की चेन होती है और क्या होता है बताइए, COOH ग्रुप पाया जाता है। तो इसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कौन सा ग्रुप होता है ये चीज, और हाइड्रोकार्बन ही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक नाम दे रखा है आर इज वेरिएबल, यहां पर जो आर है, आर का मीन्स आप याद रखें, यहां पर है नंबर ऑफ कार्बन, या कार्बन की चेन है जो, भाई हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो अलग भी हो सकती है सेम। देखो फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू CH3 होगी, अगर CH3 वैल्यू दे रखी है आर की तो इसे हम कहते हैं मिथाइल, और अगर वैल्यू दे रखी है CH2 और CH3 इसे कहते हैं इथाइल। और इनकी वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कार्बन की जो वैल्यू है, कार्बन की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक हो सकती है इनके अंदर। तो ये कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। अब क्या क्या नाम है वो बता दिया, बट आपको मैं बताऊं लिपिड के अंदर आपको मोस्टली कितने कार्बन मिलेंगे। तो यहां पर ये चीज याद रखना, जहां पर लिख रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द लिपिड्स हैव, मोस्ट ऑफ द लिपिड हैव कार्बन 16 टू कार्बन 20, ज्यादातर में आपको यही मिलेंगे। और आपकी बुक ने दो एग्जांपल दिए हैं, एक में कार्बन 16 है, 16 कार्बन, और एक में 20 कार्बन है, दो दे रखे हैं। तो कहां है इसके अंदर, बिल्कुल है, अभी आपको बताऊंगा। देखिए आगे ये कर लो यहाँ पर, आगे देखो ध्यान से, हमारी बुक ने क्या कहा है, अब एक नाम दिया उन्होंने पाल्मिटिक एसिड, ये नाम दे रखा है। पाल्मिटिक एसिड के अंदर होते हैं 16 कार्बन, 16 कार्बन। अब ये इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, एनसीईआरटी ने बना रखा है वो भी, तो CH3, ये CH2 क्या है 14 टाइम है, और यहां पर आ गया COOH, गिन लीजिए 16 कार्बन हो गए। अब कहेंगे सर 16 कैसे हो गए, 14 और 15, इसे कौन लगाएगा फिर, इससे होंगे 16। और ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। अब दूसरा एक और नाम है उसका और लिख देता हूं, आर्किडोनिक एसिड, एनसीईआरटी में गिवन है, और ये नीट का PYQ है, 2022 में भी है, इससे रिसेंट में आप पूछोगे, और 2024 में भी है क्वेश्चन, आप पढ़ के देख लेना। नीट में मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको तो वहां देख लेना आया हुआ कि ना आया हुआ। तो इतना कर लोगे, आर्किडोनिक एसिड में कितने होते हैं, यहां होते हैं 20 कार्बन, ये 20 कार्बन है, ये वाला कहेंगे सर 20 कार्बन है, बिल्कुल इसके अंदर। और आपको यहां बताऊं, यहां पर इसके अंदर इसका तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब दोनों बुक ने क्या है, हमारी बुक ने यहाँ पे लाइन लिखा है, पाल्मिटिक एसिड हो, पाल्मिटिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड बोथ हैव 16 कार्बन एंड, एक में कितने कार्बन बताइए, 16 कार्बन है, और एक में कितने कार्बन होते हैं 20 कार्बन, 16 कार्बन एंड 20 कार्बन। और वो इंक्लूडिंग है, याद रखना, ये लिखा हुआ उन्होंने इंक्लूडिंग COOH ग्रुप। चलो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं दूसरे पेन से ताकि आपको याद रहे, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस पे गलती कराएगा वो, इसका मीन्स है उन्होंने कहा है जो COOH ग्रुप है ये वाला, आपको इसको काउंट करना ही पड़ेगा, इस वाले को। अगर काउंट नहीं करोगे तो आपके पास में जो नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे। तो याद रखना, जो आप 16 कार्बन गिनते हो पाल्मिटिक एसिड में, तो उसमें COOH कार्बन लगता है कि ना लगता, बताइए, लगता है। इसलिए मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट किया है ताकि आप गलती ना करें। वो इसको कर देगा एक्सक्लूडिंग। अब देखो इसी वजह से क्वेश्चन कर सकता है ना, वो नीट के अंदर पूछ सकता था, पाल्मिटिक एसिड
अब देखिए तुम तो खुश हो जाते इसको देखकर, पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन, इसी का मतलब कार्बन, एक्सक्लूडिंग, अब देखिए ध्यान से, एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जो थोड़ा वो होगा, जो कम पढ़ के मतलब क्या इतना ध्यान नहीं देगा, जो जल्दी में होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा हमारे सर ने पढ़ाया था पाल्मिटिक एसिड में होता है 16 कार्बन, और यहां भी लिख दिया और वहां भी, यहां भी कहेंगे सर पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन। इसको तो पढ़ेगा ही नहीं, वो कहेगा सर ई तो ये की तो बात है, यहाँ पर इन है यहाँ पर एक्स है, ई की तो बात है, ये गलत है। अगर आपने सही कर दिया नीट में खत्म। आप जहां +4 लगा रहे हो, +4 मार्क इंक्लूड कर रहे हो, वहां -1 लगा लीजिए। सब कुछ तो सेम है, ये चीज का अंतर है। देखिए अंतर किस चीज का है, ओनली आप डिफरेंस को नहीं जान पा रहे हो। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पर ये है बस, इनका और एक्स का, ये वाला बस। सर 2 लीटर पे हो गया, यहां तो 1 लीटर पे सब कुछ चेंज हो जाता है, 2 लीटर तो बहुत दूर की बात है, इसके चक्कर में हो गया गलत। तो गलती नहीं करनी, ये होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के दे देता हो, ये वाला पार्ट, आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड है 21 कार्बन, बताइए गलत होगा सही होगा? सर 21 थोड़ी होता है, ये तो हम सही कर देंगे, आपने खुद ने कहा था 20 कार्बन है, तो यहां पर मैं 20 कर देता हूं, ये आप सही कर लो, 20 कार्बन, तो ये सही है। फिर अगर यहां नंबर ऑफ कार्बन बदला तो अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हमारी बुक ने दिया हुआ है हमको कि ये ऐसे होता है। अब देखो आगे, आगे क्या बताया होगा उन्होंने, आगे हमसे कहा है जो लिपिड है, लिपिड आर ऑफ 3 टाइप, लिपिड 3 तरह के होते हैं वैसे, सर हमारी बुक ने थोड़ी कहा है। अब देखना एग्जांपल नाम दिए कि ना दिए। एक का नाम होता है सिंपल लिपिड, दूसरे का नाम होता है, उनको हम कहते हैं कंजुगेट लिपिड, कंजुगेट लिपिड या कंपाउंड लिपिड, आप ये नाम कहते हो। तीसरा हम कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड। सर इतना नहीं है डिटेल में भाई, एग्जांपल एनसीईआरटी ने सारे दे रखे हैं। अब देखिए सिंपल लिपिड में कौन आता है, क्या आपने एक नाम सुना है फेट का, एंड और फेट होता है, उसके अलावा वैक्स होती है, तो ये सब इसी के एग्जांपल है, फेट और वैक्स। फेट का नाम सुना होगा पक्का, तो बताओ सिंपल लिपिड है। फिर कंजुगेट लिपिड में कौन एग्जांपल आता है, कंजुगेट का एग्जांपल होते हैं, दूसरा आपके पास में रिच कोल्डेस्ट, ये नाम तो बहुत बार सुना है, फॉस्फोलिपिड, और यहां दे भी तो रखा है। दूसरा ग्लाइकोलिपिड, वो भी इसी का पार्ट है। ड्राइव्ड लिपिड में क्या आता है, इसके अंदर आप हार्मोन का नाम सुनते हो, एक का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। सर ये कहां पढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम नहीं पता? अगर आप ड्रॉपर है तो आपको तो आना चाहिए, 11th वालों को समझ सकता हूं, नहीं पता होगा, पर आप अगर ड्रॉपर है 12th में तो आपने पढ़ रखा है ये नाम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम जब आप पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां हमारे पास चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, आखिरी चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां पढ़ते हैं इसे हम। देखो आगे, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, दूसरा कौन आता है, इसमें आता है स्टीरोइड्स, इसके अलावा मेल और फीमेल हार्मोन, ये नाम तो आपने सुने होंगे पक्का, ये वाले जो होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये वाले पार्ट, प्रोजेस्टेरोन, तो ये हार्मोन्स का नाम आते हैं। तो यहाँ पे बताया मैंने ये इसके पार्ट है। अब तुम्हें तो शायद ये नाम आप सबने सुन रखा है, अब आपको ये क्लियरिटी मिली कि सर फॉस्फोलिपिड एक्चुअल में किसका पार्ट है, वो कंजुगेट लिपिड का पार्ट है। जो फेट हम कहते हैं बार बार, वो एक्चुअली सिंपल लिपिड है, ये पता चल रहा है हमें। अब आ जाओ अगले वाले पार्ट की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी बुक ने हमसे कहा है कि जो लिपिड है, अब सुनो ध्यान से, क्या है जो लिपिड होते हैं, लिपिड किस किस का बना है आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया। यहाँ पर लिपिड के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, और कौन होता है बताइए, फैटी एसिड, ये नाम दिया कि ना दिया है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। मोस्टली में क्या ये आपको पाया जाएगा, पर हमारी बुक ने फिर अगले में ये कह रखा है एनसीईआरटी की लाइन में कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल इज ए सिंपल लिपिड। देखिए इधर, ग्लिसरॉल इज सिंपल लिपिड। सर सिंपल लिपिड कैसे, हम कैसे माने इसे, सिंपल लिपिड का मीन्स है, अब देखो इसका जो नाम होता है ग्लिसरॉल का, वो लिख रखा है एनसीईआरटी ने ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सर कैसे, देखना ये होता है ना CH2OH, ये वाला पार्ट, ये CH और OH, और ये CH2OH, ये इसी का नाम है ग्लिसरॉल। और इन्होंने क्या है, एनसीईआरटी ने क्या काम करा, कैसे दिया है, जब एल्कोहलिक ग्रुप बनता है सब्स्टिट्यूएंट, तो उसका नाम हाइड्रोक्सी आता है।
तो कहां पर आपके पास में कितनी बार हो गया, 1 2 3, तो ट्राई नाम आ गया। और OH को क्या नाम करे, हाइड्रोक्सी, तो ट्राई हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, 1 और 2 और 3, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो ये नाम इसलिए दिया है। तो ये नाम क्यों दिया, आप उसका रीजन भी जान सकते हो। नाम देने की वजह ये है। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कैसे नाम आया, इस तरह नाम आया। और एनसीईआरटी में दे रखा है, पर हमारी बुक में नहीं है। पैर अगर आप खोले पता चलेगा है क्या नहीं है। वहां पर क्या है, राइट साइड के अंदर उन्होंने क्या है, जहां पर उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनमें दे रखा है ये। अब आ जाओ अगली की तरफ। सर आपने कहा कि फैटी एसिड लॉन्ग चेन है और वहां पर मोस्ट से कितने कार्बन मिलते हैं हमको, 16 कार्बन से लेके 20 कार्बन के बीच में मिलते हैं। अब इसके आगे बुक ने हमें लिखा है जो फैटी एसिड है, अब सुनो ध्यान से, जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड कैन बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ये लिखा उन्होंने। फैटी एसिड कैन बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, तो वो सेचुरेट भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड। अब कहेंगे सर ये नाम तो हमने सुन रखा है पहले ही, जिन्होंने नहीं सुन रखा सुन लीजिए, अब 10th में पढ़ के आते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम सुना है आपने, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स है जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अनसेचुरेटेड किसे बोलते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उनको क्या कहेंगे बताइए, सेचुरेटेड फैटी एसिड। ये सिंगल बॉन्ड है, ये कहो सर ये सिंगल थोड़ी है, अरे भाई सिंगल ही है। अनसेचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड होगा बताइए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो अगर किसी के अंदर फैटी एसिड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या कहेंगे बताओ, अनसेचुरेटेड। और अगर उनमें आ रहा है सिंगल बॉन्ड तो क्या कहेंगे, सेचुरेटेड। और हमारी एनसीईआरटी इतनी एडवांस है, उन्होंने क्या लिखा है, एक का नाम दिया है पाल्मिटिक एसिड और एक का नाम दिया आर्किडोनिक एसिड। अभी पीछे बता के आ चुका हूं, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि पाल्मिटिक एसिड सेचुरेटेड है और आर्किडोनिक एसिड अनसेचुरेटेड है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है, ये लिख के छोड़ दिया। ये एनसीईआरटी के रहना, पढ़ के देख लें। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए सेचुरेटेड का जो एग्जाम्पल है, क्या लिख रहा है ये, देखिए क्या नाम लिख रहा है उन्होंने, एक का नाम क्या दिया है, सेचुरेटेड फैटी एसिड, तो एक तो सेचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दिया है। अब इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बताइए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। सर एग्जाम्पल ही बता देना, आपकी बुक नहीं दे रखा है एग्जाम्पल, क्यों नहीं बताऊंगा भाई। पहला एग्जाम्पल है देखिए पाल्मिटिक एसिड, और आप बताइए पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, अभी तो पढ़ा गया था 16 कार्बन। नीट में पूछ रखा है कितने कार्बन है किसमें, यही पूछ रखा है नीट में, तो आपको याद रखना है PYQ है, तो आपको PYQ इनका याद रखना है। इससे चलो भाई से देखता हूँ ट्राई, भाई बता देना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पहली बार ट्राई कर रहा हूं। देखिए ये PYQ के अंदर पूछा हुआ है। अगला देखो, अगला नाम कह रहा है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है, अब सुने ध्यान से, इसमें कौन नाम है, हमारी बुक का नाम भी लिख देंगे। एक का नाम आता है ओलिक एसिड, सर हमारी किताब में नहीं है, पढ़ लो एक बार, नहीं है तो। यहां भी कितने कार्बन है देखिए, 18 कार्बन। अगला नाम है लिनोलिक एसिड, नाम देखिए क्या कैसा है, लिनोलिक एसिड, यहां भी 18 कार्बन। फिर अगला नाम है एक और लिनोलेनिक एसिड, सर हम तो इनमें हो जाएंगे, कहीं लिनोलिक कहीं लिनोलेनिक, हम तो ये समझेंगे एक ही नाम है, ये एक नहीं अलग अलग है। और तीनों में 18 कार्बन है, सबसे बड़ी चीज। और एक में यहां देखिए, यहां पर होता है एक डबल बॉन्ड, समझिए ध्यान से, एक यहां पर 1 डबल बॉन्ड है, और इसमें होते हैं 2 डबल बॉन्ड, और इसमें होते हैं 3 डबल बॉन्ड। एक और सर हमारी बुक का नहीं बताया आपने, चलो तुम्हारी बुक का कैसे छोड़ दूंगा, आर्किडोनिक एसिड। और आप जानते हैं इसमें कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन, और इसमें होते हैं अगर आपको बताऊं तो 4 डबल बॉन्ड। सर सीक्वेंस बन गई ये तो बिल्कुल। पर अब नीट में देखो, क्या ये नाम पूछा नहीं जा सकता इसमें कितने डबल बॉन्ड है, बताओ सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, क्या दोनों नाम एनसीईआरटी के है क्या नहीं है, कहेंगे सर कहाँ है। अब देखिए इधर ये रहे ना एनसीईआरटी में, अगर आप पहले देखना चाहते हो तो देखिए ये रहे, ये वाला पार्ट देखो, आर्किडोनिक एसिड है 20 कार्बन, बताओ आया कि नहीं आया। फिर पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन बताइए, 16 कार्बन, ये लिख रखा हूं। और इंक्लूड कर रहे हैं ना कार्बोक्सिल ग्रुप को, कार्बन को, ये मैंने आपको बता दिया। बताओ ये एनसीईआरटी की तो लाइन थी, कितने कार्बन है, मैंने आपको ये बता दिया कितने कार्बन है, किस में कौन आ रहा है ये भी बता दिया।
ताकि आपको क्या है, तो लिखा हुआ है देखो, फैटी एसिड कहीं भी, देखो ये रहा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या है, डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास में, तो हम किस में लाते हैं बताइए, अनसेचुरेटेड के अंदर। ये उन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया। लोग कितने चालाक है। अब तुमसे कह रहा है एग्जाम्पल खुद ढूंढते रहो। अगला क्या लिखा बताओ, सिंपल लिपिड का क्या नाम दिया हुआ उन्होंने, ग्लिसरॉल का नाम दिया है। मैंने आपको बता दी इसका नाम क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बात कर ली हमने, ये अभी इतना ही दिखाया है, आगे चलते हैं, रुकोगे सर ये भी तो बताइए, इसके अंदर ये होता है वो होता है, अभी रुको ये सब बता रहा हूं, पहले पढ़ा तो दू ये। अभी यहां पहुंच गया, आगे सुनो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, ये फैटी एसिड की बात थी। अब जो लिपिड्स होते हैं उन्होंने क्या लिखा है यहां पर, जो फैटी एसिड होते हैं, द फैटी एसिड joins या फैटी एसिड आर एस्ट्रीफाइड। उन्होंने नाम दिया है एस्ट्रीफाइड, इसका मतलब है एस्टर ग्रुप। एक्चुअली यहां पर एस्टर बॉन्ड आता है, एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। सर ये नहीं पल्ले पड़ेगा, क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमने फैटी एसिड को जोड़ दिया है ग्लिसरॉल के अंदर, और जब यहां पर जुड़ा है तो कौन सा बॉन्ड बनता है ना बताइए, यहां पर बनता है एस्टर बॉन्ड। सर हमें तो एस्टर नाम ही नहीं सुना। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साथ में देख रहे हो, वहां मैंने बताया था आपको, एक स्ट्रक्चर आता है ये वाला करके देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये वाला, इसी को हम कहते हैं एस्टर ग्रुप, तो ये होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जब आपका किसी कार्बन से जुड़ा रहेगा इस वाले पार्ट की तरफ से, तो वो एस्टर ग्रुप है तुम्हारा ये वाला, और एनसीईआरटी ने दिया हुआ ये। मैं इसी वजह से ये नाम दिया है एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, कि आप उसको एस्ट्रीफाइड करो ग्लिसरॉल के साथ में, कि आप फैटी एसिड को जोड़ते हो ग्लिसरॉल के साथ। तो जोड़ के बताइए, देखो क्या ये आपको बताया मैंने, पहले देखो यहां पर, क्या आपको पहला तो ये तो क्लियर है ना, देखो ये CH3 और यहां पर CH2 और ये 14 कार्बन और यहां पर C डबल OH, इसका नाम क्या बता दिया मैंने आपको, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड, ये नाम क्लियर है। फिर देखिए आगे, अगला ये नाम बता दिया मैंने आपको कि यहां क्या आता है CH2OH, और यहां पर क्या आता है CHOH, और यहां पर क्या आता है CH2OH, इसका नाम क्या होता है बताइए, ग्लिसरॉल। क्या ये भी क्लियर है, एनसीईआरटी में गिवन था, आप देख लेना। आगे देखो ध्यान से, अगर मैं ये काम करूं, देखिए हम पहले आओ, देखिए अगर ये होता, अगर सुनो ध्यान से, ये CH2 है, ये वाला पार्ट, यहां CH है और यहां पर CH2, क्या यहां पर तीनों पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, देखना ध्यान से, OH ग्रुप है क्या ना है। और आप मुझे बताइए, जब फैटी एसिड है क्या उसके पास में C डबल OH ग्रुप है क्या ना है, हाँ या ना। क्या होता है देखो ध्यान से, ये कौन सा ग्रुप है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, जब भी एल्कोहल ग्रुप, OH का मतलब क्या है, एल्कोहल है, जब एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है एसिड के साथ में तो वो बनाता है एस्टर। सर ये क्या है, और इसी रिएक्शन को, ये तुम्हारे नीट में भी क्वेश्चन आया पड़ा इस रिएक्शन के ऊपर, कि एल्कोहल और एसिड रिएक्शन करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, एस्टर, और एस्टर के बनने को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर आप पढ़ोगे रिएक्शन में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया उन्होंने, यहाँ पर जो नाम दिया था ना, ये भले के लिए नाम नहीं आया था, ये एस्ट्रीफाइड नाम इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया इस नाम की वजह से। सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो ये बताओ, ना पढ़ाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर तो दे रखा है आपकी बुक में, अभी आपको मैं दिखाता हूं। अब देखो ध्यान से, एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप कौन सा बता दिया मैंने, ध्यान दे, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता समझिए। देखो एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप है, एसिड क्या होता है, C डबल OH ग्रुप है। तो मुझे बताइए, क्या एल्कोहल में से ये OH साथ में मिलके और ये वाला H मिलके, क्या यहाँ पर वाटर रिमूव हो सकता है, बताओ हो सकता है या नहीं। और आप सारे जानते हो, अगर ये OH भी होगा ये भी R के साथ जुड़ा होगा, अगर ये होगा ये भी R के साथ जुड़ा होगा। तो जब आपने यहां से H लिया, यहां से OH लिया, तो बताइए कौन बाहर हो गया है, पानी बाहर हो गया। अगर पानी बाहर हो चुका है, अब बताओ यहां पर OH चला गया है, ये गायब, और यहां से H चला गया, तो कौन सा पार्ट बाकी है, क्या ये R बाकी है इसका, और यहां पर C है, डी डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक और O है, और वहां पर R है, तो ये बन गया ना एस्टर। कहेंगे सर हम ना पढ़ रहे आपसे, क्या क्या पढ़ा दिया आपने। अरे सुनो थोड़ा सा क्या कह रहा हूं, ये एस्टर है, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बुक ने दिया था ये। वो क्या कह रहा है, जो आपका एस्टर ग्रुप कैसे बनता है, आपने एसिड को लिया और एल्कोहल को लिया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं। और एस्टर ग्रुप ऐसे बनाए, सर कैसे बन गया है, यहां से आपने H ले लिया, मतलब एसिड में से, और यहां से आपने OH को ले लिया। अब जब OH और H मिलते हैं तो H2 तो बनता है, अब कुछ जोड़ेंगे,
सर एक OH और एक H, तो H2 बन गया और फिर O, तो जोड़ लियो आराम से। पानी का फॉर्मूला H2 तो होता है। अब जो H2O निकल गया है, अब बाकी का कौन सा पार्ट है, ये R है और ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है R, तो आपने ये जोड़ दिया, और इसी ग्रुप का तो नाम एस्टर है। मैंने कौन सी आपको क्या मतलब कोई फारसी पढ़ा दी, ये एस्टर है। कहूंगा सर एनसीईआरटी में नाम मिला, फिर देखना हम नीचे कमेंट करेंगे खराब पढ़ा दिया, कर देना आप बेशक। देखिए आगे, ये वाला पार्ट है, यहां पर CH2, क्या ऐसा पार्ट बनता है, यहां पर क्या आएगा आपके पास में, इस वाले पार्ट में यहां आपने जोड़ दिया C, और इस वाले पार्ट में O आएगा यहां पर। इसके अंदर देखिए, इसको उल्टा दे रखा है एनसीईआरटी ने करके, ये O है, फिर यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड R, फिर यहां देखो इसमें क्या दिया है, यहां पर O, यहां पर C डबल बॉन्ड OR, फिर उन्होंने यहां दिया O और इसके अंदर C डबल बॉन्ड R। सर ये ऐसा थोड़ी है, देखना ध्यान से सारे बच्चे, ऐसा है कि नहीं है, क्या ये पार्ट सेम है, देखो ऐसा है यहां पर, ये ऐसा है और ये ऐसा पार्ट है, तो आपको क्या यहां तक सेम दिख रहा है, ये देखो ये R है, ये R लगाओ, ये C डबल बॉन्ड O है, ये O आ गया। सर ये R कहां भगा दिया, ये R की वैल्यू यही है, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और सर इसका भी क्या है, ये भी सेम इसी तरह, ये भी सेम इसी तरह, ये वाला, और इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, हमारी बुक ने कहा है। और ये जो R है, R का मतलब है तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन, ये यहां पर आप R की वैल्यू कुछ भी लगा लो, यहां पर आप 1 कार्बन कर लो, यहां 5 कर लो, यहां 10 कर लो, यहां 15 कर लो, तुम्हारी मर्जी है। R का मतलब वेरिएबल ग्रुप, तो इसे कहती है हमारी एनसीईआरटी ट्राइग्लिसराइड। इतना मुझे पढ़ाना नहीं था, बट मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा दिया भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल था तो बता दिया। अब जो यहाँ पर है देखो, ये R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे रहा हूं, और इसको R3 नाम, तो बुक हमसे कहती है R1 R2 R3, देखिए R1 R2 R3 R फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है। अब मुझे बताओ ध्यान से एक सेकेंड, अब बुक को पढ़ेंगे अभी हम, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है भाई, और जगह सब कुछ सेम ही है ना, बताओ मुझे सब कुछ सेम है कि ना, सब जगह पे सेम है। इनको क्या कहा मैंने, फैटी एसिड। अब आपने जो फैटी एसिड है इसको किसके साथ जोड़ा है, ये एक्चुअली कौन था, देखो ये वाला पार्ट, ये था कौन, ये आपके पास में जो ये नाम था, ये ग्लिसरॉल ही तो था, तो आपने ग्लिसरॉल में इनको जोड़ा कि ना जोड़ा है। और मैंने कहा था लिपिड किसके साथ जुड़ता है, बताइए, ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल प्लस लिपिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड क्या बनाता है, लिपिड को। अब देखो ये एनसीईआरटी में था या नहीं था, मैं बताता हूं आपको, देखो ये रहा, आपको समझाने के लिए। सर पहले दिखा दो, भरोसा जब करेंगे। ये देखो, पहले पाल्मिटिक एसिड है, बताओ 14 कार्बन 15 कार्बन 16 कार्बन हो गया। अगला देखिए ग्लिसरॉल में क्या स्ट्रक्चर दे रखा है, सेम, ये देखो CH2 CH CH2 बता दिया। ये OH देख लो, OH OH और OH, ये भी हो गया। अगला देखो ट्राइग्लिसराइड, अब देखो R1 R2 R3 क्या है, फैटी एसिड। अब देखो ये रहा, क्या सेम है क्या ना है, ये R1 नाम, ये R2 नाम, ये R3 नाम, और दूसरा ये वाला पार्ट तो एस्टर पार्ट है क्या ना, देख लीजिए। और आपने किसके साथ जोड़ा है, ग्लिसरॉल के साथ, ये ग्लिसरॉल था तो ये बन गया आपके पास। अब इसको बता देता हूं, ये वाला, बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर अभी भी नहीं आएगा तो कभी ना आएगा फिर आपको ये, क्योंकि इतना सिंपल कर दिया है। इस चेक करने के बाद ही आपको डाउट है भाई, फिर मैं क्या कहूं आपसे। और देखो आगे, रुको पढ़ते हैं पीछे जाके फिर दोबारा से, पूरी आपको ऑर्गेनिक समझा दी यहां पर, मतलब इस रिएक्शन को। और ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे आप, अगर आप ड्रॉपर में हो, ड्रॉपर वाले उनको समझ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, अगला पार्ट जो मेरे पास है, इन्होंने जो पढ़ाया है, अब देखो ग्लिसरॉल वाला पार्ट। अब बुक ने क्या करा, देखो एक ये स्ट्रक्चर दे दिया, क्या CH2, यहाँ CH और ये CH2, यहाँ पर क्या है, इन्होंने सेम पार्ट जोड़ दीजिए, ये O है, ये C डबल बॉन्ड OR, सर ये तो सेम लगा दिया, हाँ सेम ही रखना है। देखो यहाँ पर O, इसके बाद C डबल बॉन्ड OR, ये भी सेम रख दिया। अब उन्होंने क्या करा, देखो इस वाले पार्ट को हटाकर, इस वाले पार्ट, यहां बताना मुझे, यहां पर एक ग्लिसरॉल है, यहां बताना कितना है, एक ग्लिसरॉल, और कितने फैटी एसिड की चेन है यहाँ पर, 1 2 और 3, तो कर दो 3 फैटी एसिड, कर दो। देखिए आगे ये वाला पार्ट, इसमें देखना एक ग्लिसरॉल है, समझिए ध्यान से, और 2 क्या है यहाँ पर, एक ये R1 ये R2 लगा लो, तो 2 यहाँ पर कौन आ गया, फैटी एसिड, और एक पर आपने लाके जोड़ दिया यहाँ पर फॉस्फोरिक ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला। यहां पर कोई और ग्रुप जोड़ा है आपने, इसको हटाकर,
अब सर वो ग्रुप क्या है, आ जाओ उसी को देखते हैं कौन सा ग्रुप है। ये यहां पर लगाओ फॉर एग्जांपल, उन्होंने क्या है पी दिया है, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर OH इस वाले पार्ट में। अब आगे देखिए इस वाले के अंदर, देखो यहां पर ये रहा ना भाई, देखो ये रहा, कैसे दिया देखो, एक वाला पार्ट तो ये जोड़ दिया, अरे क्या हो गया, देखो एक तो ये हो गया आपके पास और एक यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया है। अब जो आपके पास ये वाला पार्ट है दो, भाई ये तो दो फैटी एसिड पहले ही है, देखो यहाँ पर तीन है, एक ये दो और ये तीन, यहाँ पर दो तो है बट एक को हटाकर उन्होंने क्या काम करा, यहाँ पर इस फोर्स ग्रुप इस वाले ग्रुप को जोड़ दिया, एड ऑन कर दिया, और ये वाला आपका वो यहाँ पर रह गई। देखिए कहाँ गया, अरे यहाँ मैंने ओ को लगाना भूल गया, सॉरी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सुनो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो तो बॉन्ड में आता ही है, ये O है यहाँ पर क्या आएगा P, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH। अगला देखिए यहाँ क्या आएगा CH2 और CH2, और इस वाले के अंदर यहाँ पर आपने जोड़ दिया N, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, चलो ऊपर ये यहाँ पर CH3, ये तो ये वाला ग्रुप। अब मुझे बताइए ध्यान से, क्या ये तो सेम ही है ना, बताओ हाँ सेम है क्या ना, ये वाला एक फैटी एसिड, ये दूसरा और यहाँ पर ये जोड़ दिया, इसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड। लो सर ये नाम है जो आप फॉस्फोलिपिड पढ़ते हो, और इसमें एग्जांपल बुक ने दिया लेसिथीन का, नीट का PYQ है, लेसिथीन नीट PYQ, आप उठाकर देखना। अगर सर स्ट्रक्चर आ गया, अगर वो कह दे बताओ ये स्ट्रक्चर दिया है किसका ही है, तो बता देना फॉस्फोलिपिड में किसका होता है, लेसिथीन का। कर लोगे ना यहां तक, सर करे ना करे आप तो पढ़ाए जा रहे हो हमें। देखो नीट भाई मैं आपसे बस ये कह रहा हूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर आपने पढ़ लिया है कोई टॉपिक तो आपको ऐसा लगना चाहिए कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको देखते ही हो जाए। बायो के अंदर तो आपको फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए पूरे के पूरे, क्योंकि एनटीए क्या काम कर रहा है, बस आपको एक काम करना है, ये पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ना है, अपने नोट्स वगैरह मेंटेन करने, एनसीईआरटी को साथ में क्या है आपको बार बीच बीच में क्या है रिवाइज करना है, और आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जितने आपसे हो सके, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं। देखिए आगे उन्होंने इस वाले पार्ट को समझाकर, अब एक और जो आपको मुझे बताना है यहां पर, देखिए आगे जो लिपिड होता है, लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वहां उन्होंने ऐड किया है एक नाम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, लिपिड ऑन द बेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कैन बी, एक नाम दिया है फैट और एक नाम दिया है ऑयल का। तो नीट में क्वेश्चन कर सकता है बताइए किसके बेस पे आपने फैट और ऑयल को अलग करा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है सर, हमारे लिए तो एक ही बात है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट ही तो दोनों, तो नीट में तुम्हारे लिए अलग से है वो एक ही बात कर देगा, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे अब जो ऑयल होता है एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज गिंगली ऑयल। गिंगली ऑयल क्या है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, गिंगली ऑयल जो होता है इट रिमेन ऑयल इन विंटर, ये विंटर में भी ऑयल रहता है बिकॉज ऑफ, कि रीजन क्या है उसका, तो बिकॉज ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बताइए लोअर, उसकी वजह से भी वो ऑयली रहता है विंटर के अंदर भी। अगर आप घी को देखोगे तो घी क्या होता है, गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में रहता है आपके पास में जब फ्लूइड की फॉर्म में, और सर्दियों में क्या हो जाता है जब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ऑयल को नहीं देखा आपने क्या है कि वो तुम्हारे पास सॉलिड हो गया हो, ऑयल नहीं आता, तो इसका क्या होता कम होता है बताइए लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकते थे, आगे देखो ध्यान से, उन्होंने मैंने आपको क्या बता दिया, अगर एक ग्रुप होगा देखो ध्यान से, एक बुक ने नाम दिया है मोनोग्लिसराइड, प्लीज समझ जाना हो, अगर एक होगा तो मोनोग्लिसराइड है, आप दूसरा होगा तो डाइग्लिसराइड है, और फिर वो कौन होंगे, एक तरह से वो एस्टर बॉन्ड होगा, डाइग्लिसराइड का मतलब दो, और एक नाम दिया है ट्राइग्लिसराइड, ये चीज, तो तीन, यहां पर दो लगाइए, यहां पर एक है, ये वाला मोनो है, यहां पर ट्राई है, ये आपके पास हो गए होंगे। अगला देखो ध्यान से, हमारी थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, फैटी एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह आपने पढ़े थे एमिनो एसिड, वो आपने देखे थे दो तरह के होते हैं, एक का नाम क्या होता है एसेंशियल और एक का नाम क्या होता है नॉन एसेंशियल। इसी तरह जो फैटी एसिड होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किनको बोलते हो आप, जो आपको बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं, और जो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, जो बाहर से आपको नॉर्मली क्या बॉडी में खुद बन जाते हैं,
बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। तो यहां पर भी सेम कैटेगरी आती है, वन इज कॉल्ड एज सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड, और एक नाम आता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर भी। जो थोड़ा सा अगर बताऊं इनके बारे में, तो ये क्या होता है, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है ये आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, मोस्टली इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ होते हैं, इन प्लांट्स, अरे सॉरी, हाँ वो तो ठीक है, एनिमल्स के अंदर प्लांट है, यहाँ पे मैंने बता दिया, वो तो पहले भी, मुझे तो बताना था इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो आप वो खुद कर लेना, यहाँ पे क्या देखो नाम याद रखना, इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल, वहां पे नाम सुन रखे होंगे शायद। तो ये वाला चीज ये भी याद रखना है, वैसा कौन प्लांट में, एनिमल में, ये थोड़ा सा देख लेना बस। यहाँ पर ये बताया। अब देखो आगे एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, अब क्या लिखा हुआ है उन्होंने, देखो ध्यान से। लिपिड कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, कैसे होता है बताइए, पानी में इनसॉल्युबल हो चुका है, सिंपल ऐसे ही हो सकते हैं ये। और इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो आर के साथ जुड़ा होता है, आर की वैल्यू मिथाइल हो सकती है, इथाइल हो सकती है, और इससे ज्यादा हो सकती है। देखो कितनी हो सकती है बताओ, 1 से लेकर 19, पर मोस्टली कितनी मिलेगी, कार्बन 16 से लेकर 20 के बीच में। पाल्मिटिक एसिड के लिए ये सब बता दिया मैंने आपको। अगला देखिए, लिपिड के पास कौन सा ग्रुप होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, क्या क्लियर है। अगला, फैटी एसिड आप फाउंड इन किसके साथ होता है बताइए, एस्ट्रीफाइल ग्लिसरॉल हो गया है। अगला, मोनोग्लिसराइड हो सकता है, डाई बी और ट्राई बी, ये भी बता दिया आपको। अगला देखो, इनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड एज फैट और ऑयल, किसके बीच में, देखो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, बात कर ली। एक नाम कौन सा लिया उन्होंने, क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्या नाम उसका, गिंगली ऑयल, ये हो गया है। और ये ऑयल रहता है विंटर के अंदर भी, ये बात कर लिया। अगला देखो, कुछ लिपिड होते हैं जिनके साथ फोस्फोरस है, नाम लिया था मैंने फोस्फेट ग्रुप का, अरे जोड़ा था, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस में क्या है, फोस्फेट ग्रुप, वो वाला पार्ट बताया था। तो उसका नाम क्या होता है बताओ, फोस्फोलिपिड, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, लेसिथीन, बता दिया था, इंपॉर्टेंट। क्या बच गया, और उन्होंने एक लाइन और लिखी है, कुछ सम टिश्यू है, सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू, इनमें क्या होता है, हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब हायर लिपिड हो सकता है इनके अंदर। बताओ क्या रह गया, ये वाला पार्ट, और इसमें ये नाम याद रखना, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आ सकता है नीट में, इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका लिपिड में ही आता है। यहाँ पर ये चेन है, और इनकी जो रिंग होती है उसका नाम हमेशा हम एक्चुअली कम कहते हैं, साइक्लोपेंटेनो परमेथ्रिन फिनेंथ्रिन, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रिन रिंग, ये नाम आता है इसका, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रिन। सर नाम है अजाब है, तो ये नाम सुन के समझ जाना एक कोलेस्ट्रॉल के लिए आ रहा है, तो एक कोलेस्ट्रॉल का याद रखना है। बताओ कोई बच गया क्या इसमें से, सारे पढ़ लिए अच्छे से हमने, ये करना है। अब देखो जो अगला टॉपिक है, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया होगा कि यहाँ पर ये होता है, अब इनको हम देखते हैं क्या होते हैं ये। अब इन टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इससे पहले अब मुझे खुद समझाना पड़ेगा पहले, तो फिर एनसीईआरटी की लाइन देख लेना आप। क्या नाम है, न्यूक्लिक एसिड, या कोई और नाम है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है सर, हमें ये बताओ। न्यूक्लिक एसिड चाहे तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जिसको आप लिविंग कहते हो, उसके अंदर सब के अंदर आपको एक ना एक तो मिलेगा, दो में से 99% जो मिलेगा वो डीएनए, और जो मिलेगा कुछ 0.1% में जो आता है वो आरएनए आता है, कुछ वायरस इसके अंदर। तो याद रखना न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। तो कौन न्यूक्लिक एसिड होता है, ये चीज को याद रखना है। दूसरा जो यहाँ पे आता है हमारे पास में, वो कौन है बताइए, डीएनए एंड आरएनए एक्ट एज, कैसे एक्ट करते हैं बताइए, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले, ये किसके समान होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के समान। और सारी की सारी जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, जो क्या करता है, विच स्टोर इंफॉर्मेशन, जो अपने अंदर किसको स्टोर करता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए, जेनेटिक मटेरियल।
अब किसी की बात कर लो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है डीएनए और आरएनए दोनों किसके बने होते हैं बताइए, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस नाम के लिए पढ़ना है हमें, इन जो नाम आ रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, मेडक नहीं है वो, मेड अप है। तो डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कुछ नाम तो मेडक सुन के भाई बारिश भी हो रही है आजकल, क्या पता तुम चिपका भी दो। तो किसके बने होते हैं बताइए, न्यूक्लियोटाइड के। अब एक नाम आता है न्यूक्लियोसाइड और एक नाम क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड। इन नाम को देखते हैं क्या है, पहले हमारी बुक ने क्या कहा है वो समझते हैं ध्यान से, फिर आगे चलेंगे। देखो न्यूक्लियोटाइड का नाम आया है, न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है और एक नाम है न्यूक्लियोसाइड, समझिए ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड, ये दो नाम है। अभी मैं इसको समझाता हूं, इसको ऐसे छोड़ रहा पे गए, थोड़ी देर यहां लिख देता हूं, समझो। पहले क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियोसाइड का नाम दिया है, एक तो आती है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, पेंट का मतलब 5 कार्बन, आप इतनी जान गए होंगे थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5 कार्बन। ओज आता है शुगर के लिए हमारे पास, तो यहां पर क्या आता है, ओज का फॉर्मूला आपको मैं बताऊं अगर, तो C5H10O5, ये होती है। और इस शुगर का नाम होता है राइबोस शुगर, इस वाली शुगर का नाम राइबोस शुगर है। आप क्या करो, इसके अंदर से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C5H10O4, तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। देखिए ध्यान से, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये कहा है मैंने। अब सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, जो ये है, यहां पर कितने हैं हमारे पास है बताइए, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 5, यहां कितनी है, 4। तो राइबोस का फॉर्मूला क्या बन गया, C5H10O5, ये बन गया। आपने एक कम करिए ना, तो इसको हम कह रहे हैं डीऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और डी का मतलब रिमूवल, तो जब आपने राइबोज में से ए को हटा दिया तो उसका बन जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो नाम के पीछे भी रीजन है कि डीऑक्सी राइबोज का मीनिंग क्या है, आपने राइबोस शुगर में से एक ऑक्सीजन कम कर दी। अब ये चीज याद रखनी है कि राइबोस शुगर कहां पाई जाती है, देखिए ध्यान से, राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, कहां होती है बताइए, आरएनए के अंदर, डीएनए में नहीं है। नाम, डीएनए का पूरा नाम पता ना क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा शायद, और जिनको ना पता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी, देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही तो नाम, बताओ डीएनए का पूरा नाम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम पढ़ा होगा आपने, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो कितना आसान है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम ही सब कुछ कह रहा है। देखो मेरे अंदर डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम होगी, और इसके अंदर क्या है, यहां पर आपने जब राइबोज में से कम कर दिया तो डीऑक्सी लग गया। आप इसमें एक ऑक्सीजन क्या होती है, बढ़ जाती है, तो आप वहां पर डीऑक्सी को हटा दो, बन गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम और डीएनए का पूरा नाम, ये नाम का भी कोई रीजन था। आगे देखो, राइबोस शुगर कहां होती है, आरएनए में। अगला नाम, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहां होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, तो ये होती है डीएनए में। अब देखो दूसरा एक और नाम है मेरे पास में, पेंटो शुगर की बात कर ली, एक नाम है अगला नाइट्रोजीनस बेस, ये नाम। इसमें दो नाम आते हैं, एक को आप कहते हो प्यूरिन्स और एक को आप कहते हो पायरामिडिन्स, ये नाम। प्यूरिन होता है और कौन होता है, पायरामिडिन्स। जो प्यूरिन होता है, ये चीज याद रखना है, ये होता है डबल रिंग, डबल रिंग कंपाउंड में, देखिए डबल रिंग कंपाउंड, ये होता है डबल रिंग कंपाउंड। सर ये कैसे है, ये सिंगल रिंग होता है। सर हमें दिखाओगे ना, अभी दिखो आपके बुक में, यहां पर उन्होंने वो भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर, देखेंगे अभी। तो एक सिंगल रिंग और कैसा होता है, डबल रिंग। इसमें जो नाम आता है, इसमें नाम आता है वन इज कोल्ड एस, एक को आप नाम कहते हो एडिनिन और एक का नाम आता है ग्वानिन। पूरी 12th क्लास की जेनेटिक्स का बेस है ये, सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे एडिनिन ग्वानिन क्या होता है, आप इनके बिना पढ़ ही नहीं सकते हो। और ये वापस से वहां 12th में पढ़ते हैं बच्चे, सेम जेनेटिक्स में। नाम भी बता देता हूं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पढ़ लेना आप, जेनेटिक्स का एक चैप्टर है ये। एडेनिन ग्वानिन, इस सिंगल रिंग में कौन आता है, देखो इसमें आता है एक का नाम साइटोसिन और एक का नाम थाइमीन और एक का नाम यूरेसिल, तो ये नाम है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, इस वाले को, ये आपको किया जाता है ए से, और ये कैपिटल जी से, ये कैपिटल सी, कैपिटल टी, कैपिटल यू, ये 5 है।
और सबसे बड़ी बात, इन 5 में से डीएनए आरएनए में 4 ही होते हैं। क्या टोटल तो 5 है, तो एक डीएनए में है और एक आरएनए में है, और 3 कॉमन होते हैं। हमसे नहीं होगा सर इतना, ये 12th वालों का पार्ट है, मोस्टली क्या होता है, बट यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, दे रखे हैं बुक ने नाम, सारे नाम दे रखे हैं। अब देखो 2 नाम आपने पढ़ लिए, कौन कौन से नाम पढ़े बताइए। एक का नाम तो आपने क्या लिया है यहाँ पर, पेंटोस शुगर, बात कर लियो कौन शुगर थी यहाँ पर, क्या है, राइबोज का नाम और डीऑक्सीराइबोज का नाम। फिर क्या पढ़ा, नाइट्रोजीनस बेस। अब तीसरा जो ग्रुप है उसको यही लिख देता हूं, उसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, और उसी को आपको बोला जाएगा कहीं पर फॉस्फोरिक एसिड, यही वाला पार्ट। अगर आप, अब देखना नाम मैं यहां पे छोड़ा हुआ था जो ब्लैंक, अगर पेंटोस शुगर नाम आ गया और प्लस नाइट्रोजीनस बेस, इन 5 में से कोई एक पेंटोस शुगर है, आप इनमें से कोई एक जोड़ोगे जब इसके साथ में, पेंटोस शुगर के साथ में, और प्लस जोड़ोगे फॉस्फेट ग्रुप को, तो ये जो बनेगा उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। खत्म। तो बताइए न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना है बताइए, पेंटोस शुगर आएगी और कौन आएगी, नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजन बेस ही तो है भाई, ये वाले आप कह रहे हो एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल, ये इसी को तो नाम है, कोई और नाम थोड़ी है, इसी के पार्ट है। आप इन 5 में से कोई एक जोड़ दो इस शुगर पे और साथ में फॉस्फेट ग्रुप को लगा दो, बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, आप इसके अंदर क्या करिए, एक तो जोड़ दीजिए पेंटोस शुगर और साथ में जोड़ दो बस कोई नाइट्रोजनस बेस। तो आप इस जब इन दो को एक साथ जोड़ दोगे, इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम समझ रहे हैं आपसे गलती हो रही है, यहां पर एस नाम है और यहां पर टी नाम है, भाई इससे सही मत करना गलती, इतना एहसान मत करना मेरे पे, कभी आप स्पेलिंग सही कर दो, आपका नंबर कट जाएंगे इसके चक्कर में। सर सारी स्पेलिंग तो सेम है, बस एस और टी का तो फर्क है, एस और टी का फर्क है। आपने अगर ये अपने आप से सही कर दिया, इतने पढ़े लिखे भी ना बनना कि तुम सही करना बैठ जाओ, मैं बता रहा हूं फर्क क्या है। अब बताइए मुझे, अगर पेंटोस शुगर में जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा यहां पर, क्या आता है, पेंटोस शुगर में जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और अगर आपने इसके अंदर ही जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। सर घुमा रहे हो आप तो, क्या है, अरे भाई तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। आप इसमें से ये हटा दो तो ये बन जाएगा, और आप इसमें ये जोड़ दो तो ये बन जाएगा। देखो क्या कहा है मैंने, देखो एक सेकंड यहां पर क्या है, अगर मैं कह रहा हूं न्यूक्लियोटाइड का नाम है और एक नाम किसका है, न्यूक्लियोसाइड का, तो चलो पहले न्यूक्लियोसाइड ही कर ले, न्यूक्लियोसाइड ये नाम है ना। क्या करा है आपने, क्या किस किस को जोड़ा है, एक जोड़ा है पेंटोस शुगर को और एक किसको जोड़ा बताइए, नाइट्रोजनस बेस को। अगर मैं लिखूं यहां पर न्यूक्लियोटाइड, अगर हमें ये बनाना है तो क्या मैं जोड़ सकता हूं, देखना ध्यान से, इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड, हाँ या ना, न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा फॉस्फेट ग्रुप तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है। या तो आप ऐसे लिखें इसे, या आप ऐसे लिख दें, पेंटोस शुगर है सर, और कौन है, और एक है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर आ गया और नाइट्रोजनस बेस है, और कौन है, फॉस्फेट ग्रुप, आप ऐसे जोड़ दो लो, तब भी तो एक ही बात है, क्योंकि इन दो के बराबर, इन दो के बराबर तो ये अकेला है ना, ये इन दो से तो मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड, और साथ में आपने जब ये जोड़ दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो या तो आप ऐसे लिख ले ऊपर वाले में, या ऐसे लिख ले, खत्म। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे यहां तक। अब आगे चलते हैं, देखिए इस वाले में क्या आएगा, सर कितना पढ़ाओगे, ये 2 नाम थे आपकी बुक ने दे रखे थे, बता दिया, और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग में दे रखा था, हमारी बुक ने क्या कहा है, होता है द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये नाम का मतलब है कि रिंग जो होती है डिफरेंट है वो। अब आपने देखा नहीं है क्या, एक में सिंगल रिंग है, एक में क्या डबल रिंग है, और अगर आप उनको भी देखोगे तो एक में उनमें क्या होता है, कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग एटम है, तो रिंग में डिफरेंट एटम्स आ गए हैं, तो उस वजह से आप हेट्रोसाइक्लिक भी कह सकते हो। ये बुक का नाम था हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट। अब देखिए ध्यान से एक मिनट, मैंने क्या कहा, डीएनए में होता है, प्लीज सुनना ध्यान से, इतना ही था क्या सर, कितना था, चलो एक मिनट थोड़ा सा और ले लेता हूं क्योंकि हमारी बुक में दे रखा है वो। एक नाम है डीएनए और एक नाम क्या होता है बताइए, पहले मैं आरएनए की बात कर लूं, आरएनए का नाम है, देखो पहले तो हमारी बुक ने क्या कहा है,
अगर जुड़ेगा पेंटोस शुगर, सुनो ध्यान से प्लीज, ऐसे लिख दूं, अगर एडेनिन जुड़ेगा किसके साथ, पेंटोस शुगर के साथ में, यहां पर शुगर लिख रहा हूं मैं, प्लीज समझ जाना, और शुगर कौन सी है बताना, पेंटोस शुगर ही हो। अगर एडेनिन को आप जोड़ोगे इसके साथ में, और मुझे बताना ध्यान से, ये नाइट्रोजनस बेस है ना, और ये कौन है, पेंटोस शुगर है। और जब पेंटोस शुगर के साथ जुड़ता है, कौन जुड़ता है बताइए, नाइट्रोजनस बेस, तो कौन बन के आता है बताना, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस कौन बन के आता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर मैं नाम लिख दूं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर आता है, बनकर देखिए, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो, अगर मैं नाइट्रोजन बेस को लिया एडेनिन, ठीक है, पेंटोस शुगर मैंने शुगर का नाम लिख दिया, अगर इसके साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोसाइड ही बनेगा, तो उसका नाम क्या बनेगा, उसका नाम बनेगा कोल्ड एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है बताइए, न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। और एडिनोसिन नाम कब आएगा, जब एडेनिन जुड़ेगा इसके साथ। इसी तरह देखो, अगर मैंने जोड़ दिया ग्वानिन को, क्या नाम को जोड़ रहा हूं बताइए, ग्वानिन। अगर मैंने ग्वानिन को जोड़ा शुगर के साथ में, तो ये भी तो नाइट्रोजन बेस ही है, ये वाला, तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्वानोसिन। तो न्यूक्लियोसाइड है क्या ना। मैं क्या कह रहा हूं, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन के आता है। अब मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन बेस का नाम है एडेनिन, और इसका नाम यहाँ पर यही है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो उसका नाम ये रखा जाएगा स्पेशल। अगर आप इसको जोड़ोगे इसके साथ तो उसका स्पेशल नाम ये बनेगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड ही तो है ये। अगला देखिए, अगर आपने जोड़ दिया साइटोसिन, साइटोसिन को शुगर के साथ में, तो इसका जो नाम बन जाएगा उसे हम कहते हैं साइटिडीन। ले, हीन सीन लगा रहे हो और हीन यहाँ पर डीन लगा दिया, साइटोसिन तो पहले ही है, कैसे लगा दोगे। देखो आगे, अगला नाम उसको हम कहते हैं यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, और यहां पर आपने शुगर के साथ जोड़ दिया है, तो इसका नाम बन जाएगा यूरिडीन, ये वाला। अब कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं बनाया, हमें बताओ पहले तो, हमें बनाना था ये थाइमिडीन। आपने थाइमिन का नाम लिया था ना, थाइमीन को, और जोड़ दिया शुगर को, तो आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये शुगर, तो इसका नाम बनना चाहिए ना थाइमीन का, थाइमोसिन करके, ये वाला पार्ट। या थाइमिडीन जो आप बोल रहे हो यहां पर क्या है, तो ये बनना चाहिए, ये क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मैं अभी आरएनए को बता रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा इसको। देखिए आगे, आप सुनो ध्यान से, आपको मैंने कितने नाइट्रोजन बेस बताए थे, प्लीज यहाँ आप नोट कर लेना। देखो इधर, ये सारे जो नाम है एडिनोसिन, अरे क्या नाम है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन, बताओ ये कौन है, न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड है, आपसे मैं भैया पूछ रहा हूँ। न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारी बुक ने दे रखे हैं ये वाले पार्ट, तो याद रखना ये कि न्यूक्लियोसाइड है। और एक और चीज याद रखना, इन डीएनए, इन डीएनए, अगले पेज पे कर दो भाई, दिक्कत होगी वरना आप भी सोचे पता क्या कर रहे हैं सर। डीएनए में देखिए, इन डीएनए, डीएनए में कौन कौन सा होता है, द नाइट्रोजिनस बेस आर, एक का नाम है एडेनिन, समझे प्लीज ध्यान से, एक का नाम होता है एडेनिन, दूसरे का नाम ग्वानिन, तीसरे का नाम साइटोसिन, और फोर्थ का नाम थाइमीन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएनए में देखिए ध्यान से, इन आरएनए, आपको समझा रहा हूं बस मैं ये, इन आरएनए, तो आरएनए में कौन सा होता है, इसमें एक नाम एडेनिन सेम है, दूसरा नाम देखिए ग्वानिन। रुको रुको, अलग पेन से करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, सुनना ध्यान से, मैं सेम कर दूं। देखो यहां पर मैंने कर दिया इन आरएनए, कि आरएनए में कौन है, आरएनए में कॉमन देखो एडेनिन सेम है, दूसरा नाम ग्वानिन है, और तीसरा नाम साइटोसिन है, और फोर्थ नेम है, इसको मैं अलग पेन से करता हूं, दिस इज कॉल्ड एज यूरेसिल। क्या नाम है यहां पर, यहां आता है यूरेसिल। और अगर यहां पर आप चेक करोगे, देखो इस वाले में कौन है, थाइमीन है, उसमें वो नहीं है, तो इसमें नाम लिख दूं मैं थाइमीन का। तो आपको यहां पर कलर में इससे सेम लिया है, आपको पता चले कौन डिफरेंट है कौन सेम है। तो देखिए जो ये वाले हैं, जो ये वाले पार्ट है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये तीनों में मतलब दोनों में सेम है कि ना, डीएनए में आरएनए में, बताओ सेम है कि ना है, सेम है। फर्क किस चीज का है, यहां पर कौन है बताइए, थाइमीन, और यहां पर कौन है, यूरेसिल। नीट में आया पड़ा है,
तो नीट में क्वेश्चन क्या आया था। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा है, टोटल कितने थे हमारे पास, 5 थे ना, 3 तो ये कॉमन ही है, एक 4 और एक 5, 5 ही है ना। अब 5 में 4 होते हैं हर एक में। अब 4 में से क्या है, इसमें 4 कौन कौन है डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और यहाँ आरएनए में कौन है बताओ, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। तो यहाँ लिख ले सकते हैं नोट करके, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देखना ये नोट करा दूं, इन डीएनए थाइमीन इज प्रेजेंट। डीएनए में कौन प्रेजेंट है बताइए, थाइमीन इज प्रेजेंट और यूरेसिल इज एब्सेंट। यूरेसिल क्या होता है, एब्सेंट। तो कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है आप कर सकते हैं, लो खत्म। किसकी जगह पे कौन है, तो डीएनए में थाइमीन है और आरएनए में कौन है, यूरेसिल है, ये फर्क है। वीवीआईपी सर आया हुआ है क्या, 2 से 3 बार नीट में लगा लो। और ये क्वेश्चन जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल, वहां भी काम में आएगा सेम। 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है। सर बायोमोलिक्यूल तो हमारा 11th का नाम, 12th की सेकंड पार्ट उठाना बुक को, वहां पर जो चैप्टर आपको मिलेगा, आखिरी चैप्टर जो मिलेगा बायोमोलिक्यूल ही है। और वहां पर टॉपिक का नाम बता दो, न्यूक्लिक एसिड। और वहां भी दे रखा है डीएनए के बारे में, जहां दे रखा है उन्होंने एक टेबल बना के वाटसन और क्रिक के बारे में, पढ़ लेना आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में है। ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको देखो यहाँ ये याद रखना है न्यूक्लियोसाइड कौन कौन है, ये बता दिए। अब देखो हमारी बुक में कहेंगे सर हम आपने किताब नहीं दिखाई, हमारा मन नहीं लग रहा, काफी देर हो उसको देखे हुए, चलो उसको दिखा देता हूं तुम्हें। लो देखना क्या लिखा है, अरे पीछे गया, देखो ये रहा। क्या कहा उन्होंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। अब मन लग रहा होगा तुम्हारा, किताब दिखा दी। इसमें कौन होता है, नाइट्रोजनस बेस, इसी को तो कह रहा था मैं एनबी। ठीक है आगे कौन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। बताओ पढ़ा दिया। अगला देखिए ध्यान से, व्हेन फाउंड अटैच विद, वो कह रहा है अगर इसको शुगर से जोड़ोगे आप, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन बेस को जोड़ोगे शुगर के साथ, तो बताओ कौन बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, ये रहा। और अगर आप इसमें और नाइट्रोजन बेस में शुगर भी जोड़ दोगे और प्लस जोड़ दोगे फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या नाम आएगा बताइए, न्यूक्लियोटाइड। ये जोड़ दिया, आगे लिखा होगा देखो, ये रहा। तो क्या नाम है उसका, एस शुगर। तो उसको हम क्या कहेंगे, इज आल्सो फाउंड, अरे कहां पहुंचे हम, शुगर के साथ। तो न्यूक्लियोसाइड तो तुम्हारे पास में होता ही है, जब जुड़ जाता है इसको और जोड़ देंगे साथ में, तो क्या बन जाएगा बताइए, न्यूक्लियोटाइड। आ गया ना। जब तीनों को जोड़ रहे तो कौन आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड। जब 2 को जोड़ रहे तो क्या कौन आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड। आगे देखो क्या लिखा है, एडिनोसिन नाम आ गया, देखो एडिनोसिन, ये रहा, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब मैं कहूं तुमसे बताइए इसमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड डीएनए में होगा, मतलब डीएनए में नहीं होगा, तो यूरिडीन नहीं होगा ये वाला, क्योंकि ये कहां होता है, आरएनए में। तो ये कहां होता है, प्रेजेंट इन आरएनए। नीट में क्वेश्चन बन सकता है ये, कौन सा न्यूक्लियोसाइड ऊपर में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट नहीं है डीएनए में, तो कौन सा नहीं होगा बताइए, यूरिडीन नहीं होगा। ये होता कहां पर है, आरएनए में। तो यहां लिख सकता हूं प्रेजेंट इन आरएनए, एब्सेंट इन डीएनए। इसी तरह इसको पूछता अगर वो थाइमिडीन को, तो बताओ ये किस में होता है, तो प्रेजेंट इन डीएनए और एब्सेंट कहां होगा बताइए, इन आरएनए। कहेंगे सर हम तो घूम गए, कौन सा न्यूक्लियोसाइड किस में है किस में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से वीवीआईपी पूछ सकता है भाई, 3 स्टार कर रहा हूं भाई। ये नाम थोड़ी आता है आरएनए में और ये नाम थोड़ी आता है डीएनए में। तो जब डीएनए में नाम आता ही नहीं तो डीएनए में तो एब्सेंट होगा ही। और ये नाम किस में आता है, डीएनए में, तो डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा। तो प्रेजेंट इन डीएनए, एब्सेंट इन आरएनए, खत्म। आ जाओ आगे, आगे क्या लिखा देखो, उन्होंने क्या लिखा, अगला है, एक का नाम एडिनाइलिक एसिड, एक का नाम थाइमिडाइलिक एसिड, एक का नाम ग्वानाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड, और साइटिडाइलिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। वो क्या कह रहा है देखो, अब इसमें यहां बना दूं मैं, ये आपको मैंने समझा दिया ना ये वाला पार्ट। चलो यहां अगर आप ये भी करो, थाइमीन को कर लो, बेशक तुम्हारा मन लग जाएगा। क्या नाम दिया उसका, ये मैंने, थाइमिडीन। अब ये तो पता चल गया ना आपको, कौन डीएनए में कौन आरएनए में, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो टोटल ये है, ये टोटल 5 न्यूक्लियोसाइड है, कौन डीएनए में कौन आरएनए में, कर लेना। अब देखो बस एक पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, वो नाम और देख लेते हैं छोटा सा। देखिए अब न्यूक्लियोटाइड का नाम कौन कौन है, सर कौन कौन जुड़ेगा। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या है, पहले मुझे बताओ कौन जुड़ेगा, एडेनिन आके जुड़ेगा, ग्वानिन भी जुड़ेगा, और साइटोसिन भी, और थाइमीन भी, और यूरेसिल भी।
और किससे आके जुड़ेंगे सब बताइए। इन सब के अंदर कौन आके जुड़ेगा? यहां पर शुगर होगी, बिल्कुल होगी। यहां भी शुगर होगी, यहां भी शुगर होगी, और यहां भी शुगर है, और यहां भी शुगर है। तो शुगर तो सब में सेम है इनमें। आगे देखो, इसके अंदर आगे कौन आएगा हमारे पास में? फॉस्फेट ग्रुप आएगा कि नहीं आएगा? आप लिख दे फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला PO4 नेगेटिव, इसका मतलब है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये वाला पार्ट, यहां भी फॉस्फेट ग्रुप। अब बताओ मुझे ध्यान से, यहां पर अंतर किस चीज का है? यहां एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये तो सब सेम ही है या ना? और जब हमारे पास एक जुड़ता है कौन? एक जुड़ता है नाइट्रोजिनस बेस, देखना ध्यान से। एक कौन जुड़ता है? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन बेस है तो ये वाले। और एक कौन जुड़ता है? पेंटोस शुगर। और एक कौन जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो उससे बन के कौन आता बताइए? न्यूक्लियोटाइड। यही तो आते हैं तीनों से जुड़ के। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने इन तीनों के साथ, जब आपने इन दो के साथ, ये दो तो कॉमन ये सब के अंदर, जब आपने इस नाम को जोड़ोगे एडेनिन को इनके साथ में, तो इसका नाम बन के आता है एडिनाइलिक एसिड। तो नाम याद रखें, क्या नाम बन के आ रहा है? तो नाम क्या आता है बताइए? एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड कौन है बताइए? न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है? तो न्यूक्लियोटाइड है ये फर्क है। तो क्या होता है एडिनाइलिक एसिड? इसका नाम ग्वानिलिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा बताइए? साइटिडाइलिक एसिड। तो आप ये देख के समझ जाना। और इसका नाम क्या होगा? थाइमिडाइलिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा बताइए? यूरिडाइलिक एसिड। ये खत्म, ये नाम। तो ये नाम प्लीज याद रखें कि कौन सा नाम किसके साथ आएगा, ये वाला करके। तो ये जो नाम है ये न्यूक्लियोटाइड के नाम है, और जो ये नाम थे देखो, ये नाम थे, ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है। तो न्यूक्लियोसाइड में नाम ये आते हैं और न्यूक्लियोटाइड में नाम ये आते हैं। ये है बस। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे? कहेंगे सर करने की पता नहीं, पर आपने हमें जरूर मतलब चक्कर करवा दिया इसका। पता ना क्या किस किस को जोड़ जोड़ के ये बनवा दिए। ये नाम बुक में दे रखे हैं सारे, अब मत कहना पढ़ाया नहीं था ये नाम। अब आ जाओ, देखो आ जाते हैं अपनी फेवरेट किताब पर। हाँ भग्गी, ये रहा ना, देखिए ये रहा, देखो। अब दोबारा से पढ़ लो एक बार। एडिनाइलिक एसिड नाम आ रहा है, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक, साइटिडाइलिक, क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब बता दिया। और न्यूक्लिक और एसिड, देखो ये लिखा हुआ, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के, बता दिया था। और डीएनए आरएनए कैसे काम करते हैं? जेनेटिक मैटेरियल। हो गया सारा। अच्छा ये कहां लिखवाया था आपने? न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए आरएनए का। पहली स्लाइड पे क्या बताया हुआ है देखना यहाँ पर। ये कौन है? ये क्या लिखा हुआ है? डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। और किसके बने होते हैं? जेनेटिक मैटेरियल है ये। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। बताना क्या बच गया? लिखवा दिया सारा। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दो टॉपिक तुम्हारे हो गए। अब देखो इनका डायग्राम ये रहा, वो ये वाला। ये एडिनिन है, इसका नाम प्यूरिन, प्यूरिन में तो आता है ये। और इसका नाम क्या है? पायरामिडीन। तो यूरेसिल तो पायरामिडीन है, नाइट्रोजन बेस है। न्यूक्लियोसाइड देखो किस किस से मिलकर बनता है? ये एडेनिन जोड़ दिया, नाइट्रोजन बेस है, और ये कौन है? शुगर है। अब दोनों जुड़ेंगे तो कौन बन के आएगा बताइए? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और नाम क्या है? एडिनोसिन। ये दे दिया। आगे देखिए ध्यान से, ये कौन है? यूरेसिल। यूरेसिल कौन होता है? नाइट्रोजन बेस। और ये कौन होता है? शुगर। और ये कौन है आपके पास में? क्या आता है इसके साथ में? यहां पर जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। तो उसका तुम्हारे पास में क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है। ये दो ही नाम है, तो ये नाम क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में कौन है? नाइट्रोजन बेस हो गया, ये कौन हो गया? शुगर। और ये कौन हो गया बताइए? फॉस्फेट ग्रुप। तो तीनों नाम जब जुड़ते हैं साथ तो क्या नाम आता है बताइए? न्यूक्लियोटाइड। और जब दो नाम जुड़ते हैं साथ, शुगर और ये वाले पार्ट करके, तो न्यूक्लियोसाइड। ये रहा डायग्राम। याद रखना है, किताब का एक मतलब बुक का तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटा है भाई। कभी कह दो सर आपने बुक का छुड़वा दिया। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक का नाम है प्राइमरी और एक का नाम क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है प्लीज सुने ध्यान से। ऐसे मेटाबोलाइट अगर आप प्लांट की सेल लोगे या फंगाई की सेल लोगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसे मोलिक्यूल मिलते हैं। पहली चीज तो व्हाट इज मेटाबोलाइट? मेटाबोलाइट किसे कहते हैं?
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, in all living organisms the compounds are being converted into, जो compounds होते हैं are being converted into other form, उनको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो, और कब हो रहे होते हैं? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग, ये केमिकल रिएक्शन है, ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उनको हम कहते हैं कोल्ड डैश मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइट किसे कहते हैं? ऐसे तुम्हारे कंपाउंड जो रिएक्शन के टाइम पे एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे, 2000 कोल्ड डैश मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट नाम क्लियर है? अब क्या नाम दिया हुआ है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन होते हैं? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये होते हैं हमारे पास में, सुन लो ध्यान से, दीज हेल्प इन, ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन मेटाबोलिज्म, जो मेटाबोलिज्म में रोल प्ले करते हो। और इनका जो फंक्शन है, रोल इज, जो इनका रोल होता है, जो इनका फंक्शन है, वो होता है आइडेंटिफाइएबल। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो या आइडेंटिफाई हुआ है। तो जो मेटाबोलाइट मेटाबोलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं और उनका फंक्शन हम जानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं नॉर्मली? प्राइमरी मेटाबोलाइट। दूसरा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये क्या होते हैं? इनका जो रोल है, रोल इज अननोन, इनका रोल हम नहीं जानते। सम रोल इज अननोन, सम मेटाबोलाइट्स रोल इज अननोन, और इनका रोल इज अनआइडेंटिफाइबल, जब उनका जो रोल है वो अभी आइडेंटिफाई भी नहीं है। रोल इज अनआइडेंटिफाइबल, तो जिसका रोल अभी तक आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, तो उस वाले को हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनका क्या होता है? दीज है वो, तो जब वैसे नहीं है तो क्या होगा? दीज है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनका इकोलॉजिकल फायदा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये वाला करके। तो और इनका यहां पे क्या होता है? डायरेक्टली क्या होता है? नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व ना है। अब इसमें हमारी बुक ने क्या नाम दिया है? अब एग्जांपल दिया, देखिए, एक इसमें आता है पिगमेंट, इसमें पिगमेंट आते हैं। दूसरा नाम दिया है फ्लेवेनोइड्स, ये नाम भी दिया हुआ है। फिर ड्रग्स होते हैं, जो ये ड्रग्स वगैरह आपके सब इसी के अंदर आते हैं यहाँ पर, और ईटीसी करके। अब हमारी बुक इसके बारे में एक लाइन यहाँ पे क्या उन्होंने एनसीईआरटी में टेबल बना रखी है, और इस पे क्वेश्चन नीट में कब कब आया पड़ा है, याद रखना। नीट 2020 में भी है, 2022 में भी है, 2023 में अगर आप चेक करोगे मिल जाएगा आपको, और 24 के बाद भाई आइडेंटिफाई करके बताऊंगा आपको, जब पीवाई को लाऊंगा तो बता दूंगा। अब देखिए पहले कौन कौन है यहाँ पर, देखिए इधर पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। हमारे पास में क्या आता है, देखो, जो मेटाबोलाइट्स है, इनका जो स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास में क्या है, वो आप अगर हम एनालाइज करते हैं प्लांट को, फंगाई को या माइक्रोब को, तो हमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिलते हैं अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट को छोड़कर, प्राइमरी को छोड़कर उनमें एल्कलॉइड आ रहे हैं, फ्लेवेनोइड्स आ रहे हैं, रबड़ आ रही है, इसेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक्स। बताइए, एंटीबायोटिक्स अब मिल रही है आपको, अब उनका प्लांट में थोड़ी रोल पता है हमें, प्लांट के अंदर हमें फायदा है उनका, तो हमारे ऊपर उनका फायदा है, तो इस तरह को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी। अब देखिए इसमें कौन कौन है आपके पास में, अब उन्होंने क्या, देखो इधर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कलर्ड पिगमेंट आते हैं, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब, और इन सबको क्या मिला के बोलते हैं बताइए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ पर आप ये नाम कहेंगे, सर यहाँ आपने कम नाम लिखे, अगर आप और नाम लिखना चाहते हो लिख ले भाई, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो। वैसे यहाँ से क्या है वो कोई, अब इसकी टेबल बनानी पड़ेगी आपको सब बच्चों को, वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन है, चलो एंटीबायोटिक्स का नाम लिख लो, और गम, तुम्हारा गम नहीं है, वो दूसरा गम है, मीन्स जो तुम्हारे पास में क्या होता है, जो चिपकाने वाली होती है। आप बच्चों ने क्या होता है, पहले नॉर्मली क्या है, पेड़ों से लाला के क्या है उसको लाते हैं, वो यहाँ पर क्या है पेड़ से निकाल कर, फिर उससे क्या नोट बहुत चिपकाई होंगी, वो वाला गम है ये। कभी सर हम बहुत गम में है, तुम्हारा गम की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पर ये वाला पार्ट एंटीबायोटिक्स हो गया, सेंट पिगमेंट का बता दिया, यहाँ पर ये होता है, फ्लेवेनोइड्स का बता दिया, ड्रग्स आते हैं इसमें, एंटीबायोटिक्स, ये गम, ये सेंट, जो आप नॉर्मली क्या है अब ईटीसी कर लो। और भी है, अब इसकी टेबल देखिए कौन है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है उन्होंने इसके बारे में, देखिए
प्राइमरी मेटाबोलाइट का जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है बताइए इनका आइडेंटिफाइड फंक्शन होता है, बता दिया मैंने आपको। और किस में रोल करते हैं बताइए, नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर। और यहां पर क्या है, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनका फंक्शन नहीं पता हमें अभी, और जिनका फंक्शन नहीं पता है बताइए उनको हम क्या कहते हैं बताइए, सेकेंडरी। और जिनका पता है वो कौन है बताइए, प्राइमरी। तो प्राइमरी का जानते हैं, सेकेंडरी का नहीं जानते, जो आपका प्राइमरी दे रखा है ये। आगे देखो इन्होंने इसके अंदर क्या, देखो रबर, ड्रग, स्पाइसेस, वो सब घिसा पिटा। अब देखो ये है वीवीआईपी। सब बच्चों को क्या करनी है, अपनी नोटबुक के अंदर ये ड्रॉ करनी है, सॉरी बनानी है, देखना है कौन किस में आ रहा है। अब देखो नाम क्या है, एक नाम है पिगमेंट का। पिगमेंट में कौन है, कैरोटीनोइड। आपने पढ़ा है, जब मैं आपको पढ़ाया था क्लोरोफिल पिगमेंट, तो वहां पर नाम आता ही नहीं आता है। फिर एंथोसाइनिन पिगमेंट, ये भी पढ़ा था हमने। अब एल्कोलॉइड में कौन आता है, अब देखो नीट में क्वेश्चन आया था कॉनकेवलिन। इसमें देखो हमारे पास में क्या है, फॉर एग्जांपल अभी जो हम बात कर रहे थे, देखो यहाँ पर क्या नाम लिया था, एक तो नाम लिया था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, और एक किसका नाम लिया था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ये हमने नाम लिया था। अब इसमें जो टेबल है, इस टेबल के अंदर क्या याद रखना, देखो पिगमेंट में कौन आता है, इसमें नीट में क्वेश्चन कब आया, देखो ध्यान से। नीट में एक आया था 2019 में, 2020 में और 2021 में। और अगर आप चेक करोगे 2023 में या 24 में, आपके पास इन सब में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए क्या है, ये सारे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए कौन है। पिगमेंट में कौन आता है, पहले बोल दिया मैंने, दोबारा कह रहा हूं, कैरोटिनोइड्स एंड एंथोसाइनिन। क्योंकि आप जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उन सारे पिगमेंट को, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो इन सब के अंदर कैरोटिनोइड्स आपको पाया जा रहा है। वहां पे क्लोरोफिल होता है, अकेला क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल के अलावा देयर आर अदर पिगमेंट आल्सो विच आर प्रेजेंट विद देम। तो ये चीज भी आती है। दूसरा देखिए एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या होता है, मोर्फिन। मोर्फिन क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास, चैप्टर का नेम ह्यूमन हेल्थ डिजीज। और वहां पर आप जब पढ़ते हैं एंड में, वहां पर एक टॉपिक का नाम गिवन है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। उससे पहले जहां पर हमारे पास में आता है एक मोर्फिन, नाम वहां दे रखा है। मोर्फिन क्या होता है, सेडेटिव पेन किलर। जब किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो उस टाइम पे मोर्फिन को दिया जाता है। ये तो मोर्फिन उस टाइम पे दी जाती है। मोर्फिन आती किस में है, ये याद रखना है। कोडीन क्या होता है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है गांवों के अंदर, मतलब वैसे भी बहुत सारे पीते हैं, कोरेक्स नाम चलता है। उस कोरेक्स के अंदर जो एक्चुअली नाम है वो कोडीन है। वो नाम यहाँ पर फेमस हुआ पड़ा है कोरेक्स के नाम पर, बट एक्चुअली ये कोडीन। ये कोडीन होती किसके लिए, अगर किसी को खांसी है, थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या है, आजकल सबको खांसी हो चुकी है, वो नॉर्मली क्या है, लेनी होती है थोड़ी बहुत, अब उसको पूरी की पूरी जितनी भी आती है सब पी जाते हैं उससे। और ये एक्चुअली क्या आता है, ये होती है एडिक्शन करने वाली। एडिक्शन का मीन्स क्या होता है, अगर आप इसे लेते रहोगे बार बार तो आदत लग जाती है, फिर इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाला याद रखना, एल्कोहल में कौन आता है। फिर है ट्रपिनोइड, इनमें कौन आता है, मोनोट्रपिन्स और डाइट्रपिन्स। इसेंशियल ऑयल में एक नाम याद रखना है, लेमन ग्रास ऑयल। नीट में क्वेश्चन देखो ये आया हुआ था अभी, आप चेक कर लेना। लेप्टिन में कौन आता है, टॉक्सिन में कौन है, एक एब्रिन और रिसिन। टॉक्सिन तो कौन किसकी कैटेगरी मारा, ये याद रखना है। तो इसमें ये आता है। ड्रग्स में कौन आता है, विनब्लास्टिन और कुर्क्यूमिन, ये वाला पार्ट। अब देखो पॉलीमेरिक में आप रबड़ का यूज करते हो, गम होता है जिसको गोंद कहते हैं, सेल्यूलोज जो प्लांट की सेल वॉल है, तो ये वाले हैं। तो ये टेबल सारे बच्चों को पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता ही है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना 2025 के लिए। आप जहां भी देखोगे इसे सब इसको इंपॉर्टेंट नहीं बताते हैं। अब देखिए आगे इसके बाद में क्या है, टॉपिक का नाम है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ये तो एनसीईआरटी है, अब मैं इसको तुम्हें समझाता हूं कि व्हाट इज बायोमैक्रोमोलिक्यूल। देखिए टॉपिक का नेम क्या होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था जब आपने किया था स्टार्टिंग के अंदर, वहां पर लिविंग टिश्यू को लिया था, और जब आपने उसको ग्रिंड किया था विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेस्टल विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये नाम आपको याद भी होंगे, मैंने बताया हुआ है। तो वहां पर हमें दो चीजें मिली थी, एक का नाम आपको याद है, उनको मैंने कहा था एसिड सोल्यूबल पूल, और एक को मैंने कहा था एसिड इनसोल्यूबल पूल, ये नाम मैंने बताया था। अब देखो एक नाम जो कह रहा है, हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है माइक्रोमोलिक्यूल। नाम देखो, नाम को देख लो, और दूसरा नाम होता है मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, देखो माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, माइक्रो, और मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। तो जो साइज में बड़े होते हैं उनके लिए नाम मैक्रो आएगा, और जो साइज में स्मॉल होंगे उनके लिए नाम क्या आएगा, माइक्रो। इनका जो वेट है, इनका जो वेट होता है मोलिकुलर वेट,
कितना होता है 18 से लेके 800 डाल्टन। तो जिनका साइज इसके बीच में आएगा ऑल आर माइक्रोमोलिक्यूल, और जिनका साइज कितना आएगा याद रखना मोर देन 800 डाल्टन, जिनका 800 डाल्टन से ज्यादा आएगा वो सब किस में आएगा मैक्रोमोलिक्यूल में। इसमें क्या आता है सुनो ध्यान से, इस वाले के अंदर आपने देखा हुआ था इसमें सारे क्या आते हैं आयंस आते हैं, एमिनो एसिड आता है, ये मैंने आपको बताए थे नाम, और ये तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में और एक तरह से रिवीजन है ये। दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर कौन बताया था आप न्यूक्लियोसाइड भी कर सकते हैं ETC। इसमें कौन आता है अब देखो ध्यान से, इसमें जो इंपॉर्टेंट है नीट में आया था, ये नीट में आया हुआ है 2017, और मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां दिखाऊंगा आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, इसमें बुक ने जो पहला दिया है वन इज कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे नाम देखा था सेलुलोज का, पॉलीसेकेराइड ही है। अगला प्रोटीन का नाम बहुत सुनते हो, बिना प्रोटीन के तो आप, क्योंकि जितने भी जिम करते हैं सारे प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा लिपिड, और फिर है न्यूक्लिक एसिड। अब एक बात सुनिए ध्यान से, जो लिपिड है अकेले लिपिड को छोड़कर इस वाले पार्ट को, जो ये नाम है जो लिपिड है ऑल आर पॉलीमर, तो ये चीज याद रखनी है आपको, किसको एक्सेप्ट लिपिड, और यही क्वेश्चन है नीट का, एक्सेप्ट लिपिड ऑल आर पॉलीमर। ये जो चार नाम है इनमें से तीन नाम कैसे होते हैं 1 2 और ये 3, ये तीनों पॉलीमर है इसे छोड़कर, तो एक्सेप्ट लिपिड ऑल आर पॉलीमर। पॉलीमर का मीन्स क्या होता है जिनको छोटी छोटी चीज मिलकर बड़ी बनाती है, छोटे साइज के हैं तो जब काफी सारे एक साथ ज्वाइन करेंगे जुड़ेंगे तो दे विल फॉर्म द पॉलीमर। पॉलीमर की यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर, तो व्हेन मोनोमर ज्वाइन विद ईच अदर दे फॉर्म द पॉलीमर एंड ऑल दीज आर पॉलीमर एक्सेप्ट लिपिड, ये याद रखना ठीक है ये वाली चीज। अब एक और चीज सुनो ध्यान से, हमारी बुक ने क्या कहा है, जो लिपिड होता है जो लिपिड होता है इसका वेट जो होता है वेट इज लेस देन 800 डाल्टन। एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ के देखें 146 पेज नंबर, और यहाँ पर टॉपिक जो गिवन है आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, कितने से वेट कितने से कम है आप बताइए, 800 डाल्टन से कम। अब आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था अभी 800 डाल्टन से ज्यादा आएगा तो मैक्रोमोलिक्यूल में, और आपने मैक्रोमोलिक्यूल में लिख भी दिया इसे, और इसका वेट इससे कम है तो क्यों है, इसीलिए अगर आप इसे ब्रोक करते हो, अगर आप इसको मतलब क्या हो तोड़ते हो तो क्या होता है ये बन जाता है छोटे टुकड़ों के अंदर, और ये एक तरह से क्या वेसिकल होते हैं जो क्या होती है एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, इनसोल्यूबल है, उसकी वजह से ये इसमें आती है। तो ये पॉलीमर नहीं है, वेट भी कम है, फिर भी मैक्रोमोलिक्यूल का पार्ट है, तो सबसे अलग दिख रहा है, इसी वजह से पूछा जाता है। वेट भी कम हो गया, पॉलीमर भी नहीं बना रहा, फिर इसी वजह से देखो फिर भी इसमें आ रहा है, तो सारे क्राइटेरिया को क्या कर रहा है ये तो उसका फॉलो ही नहीं कर रहा किसी को भी, फिर भी आ रहा है, तो जब अलग बन रहा है तो उस वजह से पूछा जा रहा है। तो याद रखना है वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, याद रखना व्हेन इट इज ब्रोकन, जब आप इसे तोड़ोगे व्हेन इट इज ब्रोकन तो क्या बनाता है फॉर्म वेसिकल। वेसिकल मीन्स होता है थैली के समान स्ट्रक्चर, और जो वेसिकल्स होते हैं कैसे होते हैं दीज आर एसिड इनसोल्यूबल, तो ये होते हैं एसिड इनसोल्यूबल। ये चीज प्लीज याद रखनी है, अभी आपको लाइन एनसीईआरटी में दिखाता हूं। अब थोड़ी सी एक चीज और है वो आपको याद रखनी है, इसमें क्या आता है मेनली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेनली रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ये बताता है मेनली जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उन चीजों को बताता है ये जो एसिड सोल्यूबल वाला है, और एक बार हमने कर लिया दोबारा से देखा है। अब चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये तो कर लिया। लेसन पहला वाला पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर, सारे कंपाउंड जो कहां पाए जाते हैं एसिड सोल्यूबल में, देख लो एसिड सोल्यूबल पूल, और जिनका वेट कितना होता है देखो 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में, उनको क्या कहते हैं हम, अभी मैंने नाम लिया था माइक्रोमोलिक्यूल, ले लिया नाम, ये हो गया। अब देखो अगला, ये कहां चला गया, देखो ये रहा एसिड इनसोल्यूबल। अब देखो एसिड इनसोल्यूबल में कौन आता है मैक्रोमोलिक्यूल, और मैक्रोमोलिक्यूल का जो वेट है कितने से ज्यादा होता है बताइए 800 डाल्टन से ज्यादा। इसमें चार आते हैं टोटल, चार वाले क्या क्या नाम है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, लिख लीजिए चार आते हैं बता दिए थे। इन चार में से देखो एक्सेप्शन ऑफ लिपिड ये लिख रखा, लिपिड को छोड़कर इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है बताइए 10,000 डाल्टन के बीच में आता है। अब इसके लिए देखो ध्यान से
केमिकल कंपाउंड जो आपको दे रखे हैं उन्होंने क्या बताया है, दोज हुज मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम है। तो भाई 8 तो कम ही तो होता है, उनको आप क्या कहते हो, माइक्रो मोलिक्यूल। देख लो क्या कहते हैं, माइक्रो। और जिनका ज्यादा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रो। बताओ कोई लाइन बची हो तो। ये वाला पार्ट इसमें हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा और लिखा है उन्होंने। और लिपिड जो होता है, देखो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा भाई देखो लिपिड को छोड़कर ये सारे कैसे होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो पॉलीमर कौन नहीं होता चार में से, नीट में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सिंपल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, और ऑप्शन डी लिपिड। बताओ क्या है, बहुत सिंपल है ये तो, यहां से डी, ये तो आप सब कर लोगे। तो ये पॉलीमर नहीं है जो, ये करके पूछ सकता था इन चारों को देकर इनमें से कितने पॉलीमर है। तो बताओ कितने पॉलीमर है, अगर चारों में से पूछेगा ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, ये नहीं है। अब पूछ रहा ना कितने हैं, अब ऑप्शन आपको कर देता। देखो इसमें ये भी कर सकता हूं ना मैं, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। अब कह रहा है वो कौन से पॉलीमर है, कौन से पॉलीमर, तो पॉलीमर नहीं है, तो वहां पर क्या है, अब ऑप्शन वैसे बना देगा। और नीट में वो क्या कर रहा है, टाइप मतलब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको ऐसे चेंज कर रहा है। लास्ट वन सुनिए बस, खत्म। उसके बाद अब देखो इसमें एक और चीज है, या क्या याद रखनी है आपको, एसिड सोलर पूल में कौन आ रहा बताइए, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ये मैंने आपको बोल दिया। इसमें देखिए ध्यान से, किसी भी सेल के अंदर, सुने ध्यान से, सेल में किसी के अंदर अगर आप किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की सेल को निकालोगे तो आपको सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, वो मिलेगा वाटर। और वाटर कितना मिलता है वहां पर क्या है, चलो अगर इसमें जगह है तो इसमें कर देता हूं, इसमें नहीं है, इसमें देख लो। जो वाटर होता है यहां पर क्या है, वाटर का जो अमाउंट है H2O, ये होता है 70 से लेकर 90% इसका। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, उसको आप कहते हो न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने किसका नाम, प्रोटीन का नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड चाहो लिख भी लो। इसमें कौन आता है, वो कितना आएगा, 5 से 7%। फिर प्रोटीन जो आता है वो आता है 10 से लेकर 15%। कितना परसेंट कौन है। फिर इसके बाद कौन आता है, पानी हो गया, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, और फिर लिपिड भी होता है। लिपिड कितना परसेंट होता है, 2%। इसके अलावा पांचवा आयंस, ये कितना होता है, 1%। अब कौन सा बच गया, 2 से 3% कौन है आपके पास में, ये 3, वो है कार्बोहाइड्रेट, 6th वन। वो क्या करेगा, देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऑर्डर पूछेगा कौन कितना परसेंट है, ये 3 है। सर हम कैसे याद रखें, सबसे ज्यादा पानी होता है, हर बच्चे को पता है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। Everyone note that in all human being the maximum content of any component is water only, that is present in amount of 70 to 90%। ये इतना होता है, देख लीजिए 70 से लेकर 90% है। उसके बाद प्रोटीन से, तो देखो इसका नंबर 1 आ जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कौन सबसे ज्यादा है, तो वाटर सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन ज्यादा है, प्रोटीन। उसके बाद कौन ज्यादा है, न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद कौन है बताइए, 4th पे कार्बोहाइड्रेट। 5th पे कौन है, लिपिड। और आयंस तुम्हारे पास कितने आएगा, 6 नंबर पे। सर हम कैसे याद रखें, कोई तरीका बताइए। देखो ध्यान से, वाटर सबसे ज्यादा है, हर किसी को पता है। उसके बाद प्रोटीन है। देखो इसमें आयंस में आई एक बार आ रहा है तो इसको 1 मान लीजिए, आयंस में आई एक बार है। अब देखो लिपिड में कितनी बार आई आ रहा है, 2 बार आई है, 1 आई और 2 आई, तो 2% है। 2 आपके जब ये हो गए तो और तो आपका वैसे ही आसान है, कार्बोहाइड्रेट ही तो 3, वाटर सबसे ज्यादा होता ही है, खत्म। कैसे याद रखना है, मैंने आपको क्या बोला भाई, आयंस नाम तो लिखा मिलेगा ना, आयंस में आई कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 1% मान लो। ये तरीका है, आपका मुझसे बेहतर हो सकता है याद रखने के लिए, आप अपने खुद कर लीजिए, आपको जिससे बेहतर लगे वो चीज। तो ये एक मतलब तुम्हारे पास एक तरीका कैसे याद रखें कौन कितना परसेंट है। वाटर सबसे ज्यादा होता है, अगर आप पूछोगे 9th क्लास के बच्चे से वही बता देगा। आप तो नीट की तैयारी कर रहे हो वैसे भी। तो चलो इसी के साथ में क्या है, इसको दी एंड करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा प्रोटीन, और इसके ऊपर जितने भी पीवाईक्यू आए हुए थे आप सबको पढ़ के आना है। और हमने देखा क्या क्या यहाँ पे, क्या अगर आप चेक करें, देखो पूरा वो पार्ट यहाँ पे आपने कर लिया। इसमें क्या जो मेनली आपने कवर अप किया था वो क्या था, लिपिड था। लिपिड के अलावा न्यूक्लिक एसिड है, पूरा डिटेलिंग में हो चुका था।
ये भी हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, उसके अलावा कौन सा करा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये चारों टॉपिक अच्छे से कर लिए। और इस चैप्टर से जो नीट में क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वो 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं इससे नीट में। तो इसका मेन से 16 नंबर का है, 16 मार्क्स देगा ये आपको। तो इसलिए आप इसमें से, मैं ये नहीं कह सकता आप ये लाइन करें या ना करें, आप सबको करना ही पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।